गोर्बाचेव इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति पद से और यहीं से शुरू होता है एंड ऑफ सोवियत यूनियन। यूएसएसआर को भी करना चाहिए था। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये सोवियत यूनियन आखिर टूटा क्यों और टूटा तो इतनी जल्दी कैसे टूटा। 1985 में तो गोर्बाचेव ने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी और 6 साल बाद ही ये नौबत आ गई। और दोस्तों बने रहिए, इस चीजों से, इस डिसइंटीग्रेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। जो सोवियत यूनियन के टूटने का पहला कारण बताया जाता है वो उसकी खुद की अंदर की कमजोरी बताई जाती है, इंटरनल वीकनेस। अब वो कैसे? दोस्तों कोई भी देश टूटता है वो बाहर से तो बाद में टूटता है, पहले उसके अंदर से कमजोरी आती है। अब क्या हुआ, जो ये सोवियत यूनियन था वो बाहर की यानी अमेरिका की लड़ाई से इतना बिजी हो गया कि उसे अंदर पे ध्यान ही नहीं रहा और उसने इतनी इन्वेस्टमेंट बाहर अपने हथियारों पर करी। जैसे कि एक सैटेलाइट स्टेट हुआ करते थे जो अपने सेंट्रल एशिया के थे, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, तो इसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था इसका अमेरिका के साथ। तो वहाँ पर इसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा, मिलिट्री सपोर्ट ज़्यादा लगाया, ठीक जी, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो क्या हुआ, जो इसका बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा था वो वहाँ पर जाकर यूज़ होने लगा और जब वो वहाँ पर जाकर यूज़ होने लगा, इसके अंदर जो मार्केट थी, इसके अंदर जो इकोनॉमी थी, वहाँ पर शॉर्टेज आने लगी। पहले तो ये एक पिन से एक कार तक बनाता था, अब गेहूं भी बाहर से मंगा रहा था। तो जब यहां पर ऐसे शॉर्टेज आने लगी, मार्केट ध्वस्त हो गई, स्टैग्नेंट चिपक गई। उसके बाद जो वहां के लोग थे उन्होंने सवाल पूछने को शुरू करे, क्यों हुआ भाई ऐसा? आप तो हमें कह रहे थे बहुत अच्छा राज्य देंगे, राम राज्य देंगे, अब कैसे हो गया ये? और जब क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया। कम्युनिस्ट था भैया, कैसे जवाब दोगे? जवाब मांगोगे तो जेल में जाओगे। जवाब का आंसर नहीं मिलता था तो इससे क्या हुआ, लोगों की उम्मीद टूटने लगी। लोगों की जो इच्छाएं, मनसाएं थी, एस्पिरेशंस थी, उस पर खरा नहीं उतरा ये बिल्कुल भी। इससे उसके अंदर की जो कमी आ गई, लोग खुद उसके साथ नहीं रहे, अपने देश के साथ नहीं रहे। एक कारण इसका ये बन जाता है। दूसरा जो इसका कारण बताया जाता है कि इसके लोग पढ़े लिखे होने लग गए। पढ़े लिखों का मतलब उन्हें सोचने समझने की शक्ति आने लग गई। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, किसी भी समाज को उठाना है तो उसे शिक्षा देने लगो और डुबाना है तो शिक्षा खत्म करने लगो। हमारा भारत भी गुलाम इसलिए हुआ, इतनी सारी कुरीतियां, सती प्रथा, जाति प्रथा, ये इसलिए ही आई क्योंकि हमारे समाज से शिक्षा छीन ली गई, हमारी नालंदा जला दी गई, हमारे जड़ काट दी गई। और जब इसका समाज शिक्षित होने लगा, क्योंकि इसके देश में बताया जाता था कि हम वेस्ट वालों से अच्छे हैं, हम अमेरिका वालों से अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है। और जब ये पढ़े लिखे इस बात को सोचते थे, मंथन करते थे, तो बाद में पता चलता था नहीं है हम अच्छे बिल्कुल भी। तो फिर इन्हें शौक लगता था, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शौक लगता था, क्योंकि बोलने की आजादी नहीं थी। तो अपने जोक्स बनाकर, कार्टून, न्यूज़पेपर के द्वारा ही अपने विचारधारा को ये लोग बाहर भेजते थे। इससे क्या होता था दोस्तों, वहां के लोग जागरूक होते थे और जब जागरूक होते थे उन्हें सच्चाई का पता लगता था। वो कहते हैं ना, उल्लू के लिए सूरज एक सपना ही है, क्योंकि रात में वो जागता है और सुबह सोता है। और उनके पंचायत जो होती है उनके बीच में कहा जाता है सूरज नहीं है, एक कुएं के मेंढक के लिए कुआं ही उसकी दुनिया होती है। लेकिन जब लोग शिक्षा पा लेते हैं तो पूरी दुनिया ही उनके कदमों में होती है। अब इस संघ में यहाँ के प्रशासन और राजनीति में कमी आने लग गई और यही सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी देश को उसका प्रशासन, उसकी राजनीति ही चलाती है। अब क्या होने लगा दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो बनती थी वो एक पार्टी की बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि 70 सालों से यहाँ पर रूल कर रही थी। उसमें भी नेता आते थे, झगड़ते थे। और एक तो स्टालिन थे, तानाशाही करी थी 1930 में पर्ज बनवा कर। तो ये राजनीति इनके बीच में गैप रह गए और इनकी राजनीति में पता नहीं कहां से करप्शन भी घुस गया। मतलब अपना फायदा, करप्शन का मतलब क्या, लोगों को फायदा ना सोचकर अपने फायदे के लिए वो चीज कर देना जो लोगों के हित में नहीं है। अब वहां के नेता इस सोच से पीड़ित हो गए, करप्शन करने लग गए। अब चलो करप्शन भी हुआ, अब लोग अपनी समस्या बताने लग गए।
लोगों तो समस्या बताएंगे ही प्रशासन को, हमारी ये समस्या ठीक कराओ। ठीक नहीं कराते थे। जब ये समस्या ही ठीक नहीं कराते थे और समस्या बढ़ती जाती थी, ठीक नहीं कराते थे बढ़ती जाती थी, ठीक नहीं कराते थे बढ़ती जाती थी, गिर गया प्रशासन पूरा। यहां पर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत तवज्जो दी जाती थी और जो आम जनता थी बहुत नीचे समझा जाता था, क्योंकि यहां तो कम्युनिस्ट सरकार थी। सारे ऑफिसर्स को अरे राजा आ गया, राजा ऐसे माना जाता था। और एक्चुअली में वो राजा नहीं, नौकर होता है, क्योंकि उसे जनता की सेवा करनी होती है। ये विचारधारा नहीं थी। और दोस्तों ये ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब लोगों का प्रशासन से ही भरोसा उठ जाएगा तो वहां की गवर्नमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह जाएगी। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने पीछे का जनता से सपोर्ट खो दिया। कोई सपोर्ट नहीं मिलता था राजनीति में, किसी को वो ही नहीं रहती थी रुचि। चलते रहने दो जैसे चल रहा है। ऐसा बताया जाता है जो गोर्बाचेव ने चेंज करे थे, रिफॉर्म लाए थे, वो भी एक बड़ा कारण बना इसके टूटने का। अब आप सोचोगे कैसे, यार चेंज तो अच्छी बात है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चेंज एक दिन में नहीं हो सकता, रातों रात इतिहास नहीं बन सकता। अब आप श्रीलंका को ही ले लीजिए। अब श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे पूरी तरह डिपेंड है। अब वहां का टूरिज्म तो हो गया ध्वस्त, वहां पर चर्च पे भी अटैक हो गए थे, तो वहां का टूरिज्म ध्वस्त हो गया कोरोना काल में। अब बचा एग्रीकल्चर। अब इनकी सरकार ने क्या सोचा था, एग्रीकल्चर को हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कर देंगे। अच्छी बात है, करो, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से कर दिया। और जब पूरी तरीके से चेंज लाया जाता है दोस्तों, उसमें गड़बड़ी रह जाती है। उन्होंने खादें जो मंगवाई, इनके पास ऑर्गेनिक करने के लिए जो खादें लगती हैं वो नहीं थी, चाइना से मंगवाई। चाइना ने खराब खादें दे दी और ले जाने आने का ज्यादा टैक्स लिया। और जब इन्होंने वो खादें अपने खेतों में डाली तो खेत और बंजर हो गए, खराब हो गए, कीड़े लगने लग गए। फिर वही खाद इन्होंने वापस भेजी, उसका भी टैक्स लिया। अगर दोस्तों थोड़ी सी जगह में, कम हिस्से में ऑर्गेनिक ये करते, थोड़ा खराब होता। इन्होंने फुल टू फुल ऑर्गेनिक कर दिया, एग्रीकल्चर चौपट हो गया, श्रीलंका चौपट हो गया। तो दोस्तों इनके जो चेंज थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, एक कहता था कि हम पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, एक कहता था हम आजादी देंगे बोलने की, लेकिन ये बहुत जल्दी कर रहे थे, फास्ट एंड इम्पेशेंट। लोगों का भरोसा टूटने लग गया कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उसके बाद इनके जो ऑफिसर्स थे उनका भी बयान आता था, उनकी भी विचारधारा थी कि हमारे हाथों से पावर जा रही है और ये एक जो गोर्बाचेव है ये आगे भागे जा रहे हैं, हम पीछे। ट्यूग ऑफ वॉर कहा गया। ट्यूग ऑफ वॉर आप जानते हैं दोस्तों, एक रस्सा होता है, बीच में थैली बांध देते हैं, उधर की तरफ दो पक्ष होते हैं, खींचते हैं उनसे टाइट से, ऐसे बीच में आग जल रही होती है। ट्यूग ऑफ वॉर, रस्से का जो खेल होता है, मतलब इधर गोर्बाचेव खींच रहे हैं, इधर से उनका प्रशासन खींच रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। लोग कहते थे कि गोर्बाचेव में तो इतनी भी क्षमता नहीं कि वो अपनी पॉलिसीज को खुद डिफेंड कर पाए, उन्हें यही नहीं पता उन्होंने क्या लाया, ऐसी बात करी गई। अब इसके टूटने का जो सबसे बड़ा कारण बन गया वो बन गया यहां के लोगों की देशभक्ति, राइज ऑफ नेशनलिज्म। और दोस्तों इसने तो कई लोगों को, कई दुनिया के, पूरी दुनिया को ही चौंका दिया कि यार ऐसे कैसे देशभक्ति। इन लोगों के अंदर अपनी ऑटोनॉमी पाने की, अपने स्वराज पाने की एक डिजायर था, एक आग थी। आग होती है ना सॉवरेनिटी की, कि हम जो हैं अपने डिसीजन खुद ही लेंगे। जैसे कि हम भारतीय, हमारे डिसीजन लंदन से होते थे, लेकिन हमारे अंदर आग थी, हमने अंग्रेजों को मार के भगाया। ऐसी इनके अंदर आग थी कि हमारे डिसीजन मॉस्को से नहीं होंगे, हमारी राजधानी से होंगे। इसके लिए दोस्तों इन्होंने मास डेमोन्स्ट्रेशन करा, सामूहिक प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में जो कि वहां के देश थे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक देश वाले, जॉर्जिया, इन सब में, यूक्रेन, इन सब में आग थी। ये तो 1978 से ही शुरू हो गए थे आजादी के लिए। हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश में, भारत में 1857 की क्रांति हो या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, सब में सामूहिक प्रदर्शन हुआ था। 42 में तो गांधी जी सबको एक साथ लेके चल दिए थे, जब जाकर ये अंग्रेज भगे थे। आजकल पीओके का मैटर अटका हुआ है, उसमें भी एक बड़ा सुझाव हो सकता है, रास्ता हो सकता है। ये सामूहिक मास प्रदर्शन कीजिए, मास डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए और अपने पीओके के भाई बहनों को समझाएं कि आप एक इच्छा तो बनाइए हमारे महान भारत में मिलने की, संस्कृति से जुड़ने की, और जरूर होगा ये। फिर उसके बाद करा लो यूएन वालों तुम रेफरेंडम, सारे वोट इधर ही आएंगे और हमारे भारत को अखंड बनने का एक और कदम आगे होगा।
और ये तो दोस्तों एक रास्ता है, वरना आगे जाके तो ये पक्का हमसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान दूसरों से नहीं, वो खुद से ही मरेगा। क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर देश के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है कि उसके ऊपर आतंकवाद हावी हो जाए, और वो कि वो न्यूक्लियर पावर्ड है। आतंकवादी इतने आ रहे हैं, बलूचिस्तान अलग होने वाला है दोस्तों, आप देखते जाइए तमाशा। आते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पर एक समस्या ये भी बताई जाती है कि जो सोवियत यूनियन था ये बहुत बड़ा था। एक्चुअली आपको पता होगा, एक अलास्का था हिस्सा, उस हिस्से को इसने अमेरिका को भी बेच दिया था बहुत सस्ते रेट में, इतना ये बड़ा था। डाइवर्सिटी बहुत थी, धर्म अलग, जाति तो नहीं थी, मतलब सारी क्लासेस अलग, साइज अलग। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना वहां की फौज के लिए, वहां के प्रशासन के लिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें भेदभाव भी था। मिडल ईस्ट वाले सोचते थे कि यूरोप वाले समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, कि ये क्योंकि मॉस्को जो राजधानी है वो यूरोप में ही आती है। एक्चुअली पूरा यूएसएसआर तो एशिया में भी फैला था, लेकिन जहां राजधानी होती है वहीं का वो गिना जाता है, राजधानी इसकी यूरोप में होती है, मॉस्को। और यूरोप वाले सोचते थे कि जितना भी पैसा है मिडल ईस्ट में ये यूएसएसआर खर्च करता है, क्योंकि यहीं इसकी ज्यादातर लड़ाई चलती रहती है। और दूसरा, इनमें धर्म मतभेद भी था, नीचे वाले अलग धर्म के, ऊपर वाले अलग धर्म के। इन मतभेदों के साथ इन सब को जोड़कर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहां पर लीडर्स ने सोचा अब यहां से आगे बढ़ना अपने अपने देशों में, स्वतंत्र देशों में ही ठीक रहेगा। और मेरे विचारों में ऐसा होना ही था, क्योंकि आपका देश एक बिजनेसमैन वाले देशों से लड़ रहा है, वहां पर इकोनॉमी की पावर बहुत है। आपके पास मिसाइल अच्छी हो, सेना अच्छी हो, लेकिन आप मूंग की खाएंगे अपनी पैसों से, अपनी इकोनॉमी से। इनको महाभारत से सीखना चाहिए था। महाभारत तक कई हजार साल पहले हो चुकी थी। जब अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध होने वाला था, दोनों ने अपनी अपनी सेना का निरीक्षण किया था, अपना निरीक्षण किया था। ये भी निरीक्षण कर लेते तो इन्हें पता चल जाता कि इनके पास कोई इंडस्ट्री की पावर नहीं है, इनके पास जो इकोनॉमी की पावर नहीं है। और आप पीछे मत जाइए, चाइना को ही देख लीजिए। आज चाइना कम्युनिस्ट देश है, एक पार्टी चलती है, शी जिनपिंग एक पार्टी से है, लेकिन इकोनॉमी उसकी कैपिटलिस्ट है। और क्या पता उसने यूएसएसआर की प्रॉब्लम से ही सीखा हो कि इकोनॉमी से मात खाएंगे भैया, इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट करो। इकोनॉमी आज उसकी इतनी बढ़िया है, आज उसके पास अनाधुंध पैसा है कि वो पूरे विश्व को, पूरे देशों को लोन बांटता फिरता है। और अमेरिका से आज वो लड़ सकता है तो अपने पैसों के दम से भी लड़ सकता है, उससे ज्यादा है उसके पास। तो दोस्तों इसे कहते हैं इतिहास से सीखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके सामने मैं ला रहा हूँ शौक थेरेपी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।